Welcome you all in Commerce Caliber. Through this video, we will learn about comparative बैलेंस शीट एनालिसिस। जैसा कि हमने पहले वीडियोस में देखा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अलग अलग टूल्स हैं, जिसमें एक जो टूल है वो कंपैरेटिव एनालिसिस है। जैसे कि कंपैरेटिव से हमें क्लियर हो रहा है कि वी आर कंपेयरिंग विद वन थिंग विद अनदर। अब जैसे सपोज करो हमें ये देखना कि किसी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस कैसी है, उसमें हमारे पास दो मेथड है। जैसे एक तो ये कि हम एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपेयर करेंगे, या दूसरा तरीका ये है कि हम ये देखना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट की अपनी परफॉर्मेंस है विद द पैसेज ऑफ टाइम और ओवर द सीरीज़ ऑफ टाइम कैसे हो रही है, क्या वो पहले से बेटर परफॉर्म कर रहा है या उसमें कोई प्रॉब्लम है। इसलिए कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो है इसमें बेसिकली वी कंपेयर द आइटम्स विद द पर्सपेक्टिव ऑफ टाइम। एक टाइम की जो परफॉर्मेंस है किसी भी कंपनी की अलग अलग आइटम्स की, वो दूसरे पीरियड के साथ कंपेयर करेंगे। जब भी हमें कंपैरिजन करना है, सबसे पहले तो वी मस्ट हैव एटलीस्ट 2 आइटम्स, ठीक है। तो ऐसे जो हम किसी चीज़ को कंपेयर करना है तो कम से कम हमारे पास 2 साल का डाटा होना ज़रूरी है। बेसिकली जो कंपैरेटिव एनालिसिस है वो पर्सपेक्टिव ऑफ टाइम के हिसाब से किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस की डायरेक्शन, उसका ट्रेंड और उसका जो मैग्नीट्यूड है कि कितने % चेंज हुआ, कम हुआ या बढ़ा, और साथ साथ में कितने % में भी हमें चेक करना पड़ता है। तो सपोज करो वी आर गिवन दिस डाटा जिसमें हमें 2 साल का एसेट्स और 2 साल की लाइबिलिटीज़ दी हुई हैं, 2006 की और 2007 की, और इनसे हमें कंपैरेटिव बैलेंस शीट कैसे बनानी है, सो दैट वी विल सी। अगर हमें कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनानी है तो सबसे पहले हम उसके जो लाइबिलिटी साइड लेते हैं, जिसमें फर्स्ट हेडिंग है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। इसमें आ जाता है एक शेयर होल्डर्स फंड्स, ये वो पैसा है जो शेयर होल्डर के साथ जिसका रिलेशन है। तो हमारे पास फर्स्ट जो है वो है शेयर कैपिटल। अब जो शेयर कैपिटल है 2006 में 6 लाख थी और 2007 में वो 12 लाख हो गई। क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमें एक जो है बेस लेना पड़ेगा, और बेस हम कौन सा लेते हैं, प्रीवियस ईयर का। सो हेयर 2006 इज़ द बेस ईयर, और हम 2007 का कंपैरिजन कर रहे हैं 2006 से। अगर हम ओवरऑल देखें तो 6000 से बढ़ के जो 12,000 हो गया। सो ओवरऑल जो है इंक्रीज इन इक्विटी शेयर कैपिटल इज़ 6 लाख। और इसी तरह जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में जो इंक्रीज है वो 5 लाख से बढ़ के 9 हो गया। सो इंक्रीज इज ऑफ 4 लाख। देन जो रिजर्व्स एंड सरप्लसेज हैं उसका डिफरेंस कितना आ गया, 4 लाख और 5 रिजर्व एंड सरप्लसेज लास्ट ईयर 2006 में 4 लाख थे और 2007 में वो 5 लाख हो गए। सो देयर इज इंक्रीज ऑफ 1 लाख। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लास्ट ईयर जो उसका बैलेंस था 2006 में, दैट वाज इन द बेस ईयर 2 लाख। The balance of profit and loss has increased by 25,000. एंड जो हमारे लॉन्ग टर्म लोन्स हैं वो 2006 से में जो 2 लाख थे अब बढ़कर हो गए 10 लाख। सो देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 8 लाख। देन जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं उसमें जो बिल्स पेबल है 80,000 से बढ़कर 1 लाख हो गए। तो इनका डिफरेंस कितना आ गया, 20,000। इसी तरह जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है वो 20,000 से बढ़ के 25,000 हो गए। सो देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 5,000। अब हमने ओवरऑल जिसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट चेंज, हमने वो निकाल लिया, बट अब हमें परसेंटेज में देखना है कि 2007 में कितना चेंज हुआ एज कंपेयर टू 2006। तो क्योंकि हम जो भी फर्स्ट ईयर है उसको बेस लेते हैं
और जो भी चेंज आया दैट विल बी कंपेयर्ड विद द बेस ईयर। तो अब जैसे कि यहाँ पे जो 6 लाख हमारा बेस है और जो इंक्रीज है वो 6 लाख है, तो 6 लाख ओवर 6 लाख। सो ये जो अगर हम इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो 6/6 ओवर 100, सो दिस इज 100% चेंज। सो इसी तरह ही हमारा जो बेस है, अब ये देखो, ये दिस इज 4 लाख और दिस इज 5 लाख। 4/5 कितना हो गया, उसको हम जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस इज 80%। जो रिजर्व्स एंड सरप्लसेस हैं उसका जो बेस है वो 4 है, तो ये इधर ऊपर 1 है, सो 1/4 इज इक्वल टू 25%। जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो 2 लाख था, 2007 में 2,25,000 हो गया, तो डिफरेंस है 25। और ये ओवरऑल जब हम ऐसे निकालते हैं तो ये आता है 12.5%। देन करंट लाइबिलिटीज़, इसमें जो लोन है वो कंपनी ने बहुत ज़्यादा लोन रेज किया 2007 में, तो 2 लाख से बढ़ के 10 लाख हो गया, सो 8/2, तो ये कितना आ जाता है 400%। देन बिल्स पेबल 80,000 थे, 80,000 से बढ़ के 1 लाख हो गए, तो ओवरऑल इंक्रीज है 20, सो 20,000 ओवर 80,000 मल्टीप्लाई बाय 100, सो 1/4 आ जाता है, तो ये आ गया 25%। तो इसी तरह जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है उसमें ओवरऑल इंक्रीज है 5,000 का, सो 5/20 1/4, सो ये भी कितना आ जाता है 25%। सो ऐसे हम जो ओवरऑल जो चेंज है इसमें पहले 20 लाख था, अब जो हो गया 39,50,000, सो दिस इज इंक्रीज ऑफ 19 lakh, so this is in 2006 total of liability side was 20 lakh, or in 2007 it is 39,50,000, so overall increase in the liabilities during a period of 1 year is 19,50,000। और अगर हमें इसकी परसेंटेज में निकालते हैं तो इट कम्स 97.50%, so this is the increase in the liabilities of the company. So I hope you all are clear. So coming to the assets of the company, so सबसे पहले assets आ जाती हैं नॉन करंट assets। सो नॉन करंट एसेट्स में सबसे जो फर्स्ट हेडिंग होता है दैट इज़ फिक्स्ड एसेट्स। सो 2006 में कंपनी की फिक्स एसेट्स 18 लाख थी, जो कि 2007 में 40 लाख हो गई। सो इसका मतलब है कि इस साल में 2006 से लेकर 2007 तक कंपनी ने बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया फिक्स्ड एसेट्स में। सो उनका ओवरऑल डिफरेंस कितना आ जाता है 22 लाख। और अगर हम इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो ये 22/18 मल्टीप्लाई बाय 100 जब किया तो ये आ गया 122.22। और उस पर डेप्रीशिएशन का दिया हुआ कि पिछले साल 2006 में डेप्रीशिएशन 8 लाख था, जो अब बढ़कर कितना हो गया 15 लाख। सो देयर इज़ एन इंक्रीज ऑफ ओवरऑल इंक्रीज इज ऑफ 7 लाख। और जब इसको परसेंटेज में लेते हैं सो 7 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 100, सो इट कम्स 87.50%। सो कंपनी की नेट एसेट्स 2000 में 6 थी 10 लाख, जो बढ़कर 2007 में हो गई 25 लाख। सो देयर इज़ एन इंक्रीज ऑफ 15 लाख ड्यूरिंग दैट पीरियड। और अगर परसेंटेज टर्म में हम चेंज देखते हैं तो 15/10 मल्टीप्लाई बाय 100, सो इट कम्स 150%। सो कहने का मतलब कि जो कंपनी ने बहुत ज़्यादा जो पैसा है वो फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट किया। तो आगे इन्वेस्टमेंट्स, सो इन्वेस्टमेंट 3 लाख की थी,
जो रह गई 2 लाख। सो इट मीन्स कंपनी ने अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट जो है वो बेच दी, मे बी कि उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड एसेट्स परचेज करने में लगा दी हो, और जब कभी डिक्रीज़ होता है तो हम उसको ब्रैकेट्स में डाल देते हैं, जिसका मतलब क्या है, नेगेटिव। सो इसकी भी परसेंटेज वैसे ही निकलेगी 1/3 मल्टीप्लाई बाई 100, सो इट कम्स 33.33। सो इसको भी ब्रैकेट में डाल दिया जाता है। देन कमिंग टू द करंट एसेट्स। सो करंट एसेट्स में सबसे पहले जो हमारे पास डाटा है दैट इज़ अबाउट BR, बिल्स रिसीवेबल, जिसका बैलेंस 2 लाख से बढ़कर 3,50,000 हो गया। सो इसमें ओवरऑल इंक्रीज़ हो गया 1,50,000 का। और जब हम इसको परसेंटेज में निकालते हैं 150/200 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाता है 75%। देन इन्वेंट्रीज 4 लाख से बढ़कर 6 लाख हो गई, सो देयर इज डिफरेंस ऑफ 2 lakhs। सो 2/4 1/2 आ गया, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 50%। जो कैश है वो 1 लाख से बढ़कर 3 लाख हो गया, सो देयर इज ओवरऑल इंक्रीज ऑफ 2 लाख। सो 2 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 100, सो इट विल बी 200%। सो इसका जो ओवरऑल जो टोटल है वो आ जाता है, चेंज कितना हुआ यहाँ से अगर हम चेक करते हैं तो ये चेंज है 19,50,000। और अगर हम इसको परसेंटेज में निकालते हैं तो दिस डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाई बाय 100, इट कम्स 97.50%। सो ऐसे जो कंपैरेटिव बैलेंस शीट है वो बनाई जाती हैं। अब हमें ये भी मालूम है कि वी हैव टू गिव इट्स इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन में अगर हम बैलेंस शीट में एसेट्स और लाइबिलिटी को चेक करते हैं तो कंपनी ने जितनी भी शेयर कैपिटल रेज की है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लसेस, ये सारा उन्होंने जो अमाउंट है, देन दे हैव इशूड दिस लोन्स, दे हैव टेकन लोन। सो इस सभी का मतलब है कि उन्होंने फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट किया। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं दे आर एक्सपेंडिंग देयर प्लांट कैपेसिटी। सो इसलिए उनको इतना जो लोन है या इतनी जो कैपिटल है मार्केट में रेज करनी पड़ी। तो इस हिसाब से वी कैन कंक्लूड कि कंपनी इज़ इन एन एक्सपेंशन मोड। तो इसमें जैसे उसका जो P&L वो भी बढ़ रहा है, तो इट मीन्स कंपनी जो है वो उसकी परफॉर्मेंस सुधर रही है, बट क्योंकि अभी वो हैवली इन्वेस्ट कर रहे हैं सो इट विल टेक टाइम। सो कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल द पोजीशन ऑफ कंपनी इज़ इन ए ग्रोइंग स्टेज। थैंक यू वेरी मच।